सूरज से लेकर ज्योति, चांद से लेकर सुघराई तन की, विधि ने तुझको ही सौंप दिया अपनी रचना का पुण्य सकल। जैसे कचहरी में आने पे लोगों को लगता है कि जो आया वो घर परिवार सब छोड़ के आया। आपको यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है। राजेश खुल्लर जी अच्छा मेरे सीनियर थे, बताया उतनी ही बात किसी से करिए जितनी की अभी आपको ज़रूरत है। आपको सरवाइव कैसे करना है ये तो सीनियर ही सिखा पाएगा। कि हमेशा सबसे आगे रहना है, क्या चुप साध रहे बलवाना। और मैं भारी मतों से विजयी बनी हूँ। मेरे एक और सीनियर बने जितेंद्र कुमार गौड़ जी, उनका बड़ा सपोर्ट मिला मुझे। इस समय डाइवोर्स के मामले ज़्यादा बढ़े हैं। जो रजिस्ट्रेशन फीस है एडवोकेट्स की वो बहुत ज़्यादा है, तो या तो निःशुल्क किया जाए या तो जो है उसको बहुत नॉमिनल हो जाए। मैं बैडमिंटन खेलती थी, हर जिले से जो है एक कैंडिडेट का चयन होना ही चाहिए। मैं 12 फेल देख चुकी, मैं महारानी देख चुकी, अच्छा, IPS देख चुकी। मैं मिमिक्री करती थी। गधा एक था चरता वन में, बड़ा कपट था उसके मन में कि जिसके घर में अमीरी का सजर होता है उसका हर ऐब जमाने का हुनर होता है। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। रहे ना रहे हम महकते रहेंगे। जब घर से बाहर निकलती है महिला तो वो अपना काम तो करती ही है और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, मानव जीवन की संकल्पना बिना नारी के की ही नहीं जा सकती। नारी माँ है, बहन है, पत्नी है, पुत्री है और सबसे बढ़कर के शक्तिपुंज है। नारी की प्रेम, करुणा, वात्सल्य और स्नेह का रसास्वादन करने वाला मनुष्य ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी बनता है। नारी सर्वव्यापक सत्ता की प्रतिकृति मानी जाती है। देश और जाति की सीमाओं में उसकी ममता को बांधा नहीं जा सकता है। नारी को जब हम देश, जाति, काल और परिस्थितियों की सीमा में जब हम बांधने का प्रयास करते हैं तब हमारे जीवन की जो गति होती है वो शिथिल हो जाती है, या यूँ कहें कि वो टूट जाती है। नारी के अंदर वो क्षमता है कि वो समाज में किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। आज हम जिस नारी के साथ बैठे हुए हैं ये विधि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है गोरखपुर। गोरखपुर जिले के सिविल कोर्ट में आप प्रैक्टिस करती हैं। आपका नाम है दीप्ति उपाध्याय। आपसे हम आज जानेंगे कि किस तरह से जो नारी सशक्तिकरण की बात सरकारें करती हैं तो किस तरह से और कितनी चुनौतियों से लड़कर महिलाएं समाज में अपना स्थान बना रही हैं। तो दीप्ति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। यानी आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहता है और उससे जो भी उसको देखता है अपने आप में आत्मविश्वास जागृत होता है। अब आप बताइए मुझे अपने माता पिता का नाम, आपका जो जन्म स्थान है उसके बारे में हमें बताइए। जी, मैं दीप्ति उपाध्याय एडवोकेट, जैसा कि सर ने बताया। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में ही हुआ है और मेरे पिताजी कृषि करते थे। फिलहाल वो इस समय नहीं है। स्वर्गीय देव प्रकाश उपाध्याय जी मेरे पिताजी रहे हैं और इस समय अगर वो रहते बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते। मेरी माता जी हैं श्रीमती फूलपरी उपाध्याय और मेरा गांव पड़ता है सिकरीगंज के पास, बघौर नाम है गांव का। मेरी 4 बहनें हैं, मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं, मैं तीसरे नंबर। मतलब आप अपने माता पिता की 4 संतान हैं? मैं सब मेरी 4 हम लोग लड़कियां और 2 भाई हैं। अच्छा, 2 भाई हैं मेरे, यानी 6 लोग हुए ना? 6 लोग हुए और मेरे पिता ने हम 6 भाई बहनों को उच्च शिक्षा दी। मैं तीसरे नंबर की लड़की हूँ उनकी। बाकी मेरे घर में बाकी बहनें जो है BSc हैं, कोई मैथ से BSc, MSc, B.Ed, अच्छा, इंग्लिश से MSc, सॉरी MA, B.Ed की हुई हैं। भाई कॉमर्स से हैं, बहन भी छोटी कॉमर्स से है।
तो M.Com, B.Com, B.Ed सब ये लोग किए हुए हैं और मैं सबसे कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैंने अपने पापा का नाम, लेकिन मैंने अपने पापा का नाम रोशन किया। यानी वकील सबसे कम पढ़ा लिखा होता है, वकील तो समाज का। BSc LLB कई डिग्रियां नहीं रखी मैंने ना। कोई बात नहीं है, डिग्रियों की बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी पढ़ाई जो प्राथमिक शिक्षा शहर से हुई होगी जी। किस विद्यालय से आपने पढ़ा? मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज बालिका विद्यालय से 10th तक की शिक्षा मैंने ली। अच्छा। और 11-12 में AD राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से पढ़ी। अच्छा, स्नातक आपने कहाँ से किया? BSc मैंने किया DAV डिग्री डिग्री कॉलेज से। अच्छा, DAV डिग्री कॉलेज जी जी। LLB मैंने किया सेंट एंड्रूज कॉलेज से। अच्छा अच्छा। और कब LLB आपकी पढ़ाई कब कंप्लीट हुई? 2010-11 की मैं पास आउट हूँ LLB। और विधि व्यवसाय में आप कब आई? 2015 से मैं विधि व्यवसाय में आ गई। अच्छा। 2012 में मेरी शादी हो गई। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन आपने 2015 में कराया? नहीं, 2012 में मैं रजिस्टर्ड हो गई थी। अच्छा, रजिस्टर्ड हो गई थी। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो प्राइवेट जॉब में है। अच्छा अच्छा। तो आपकी शादी इसी शहर में हुई या शहर के बाहर हुई? नहीं, मेरी शादी तो शहर के बाहर हुई है, खलीलाबाद में है। अच्छा। ससुराल मेरी वहाँ पे है। लेकिन रहते हैं आप शहर जी में? जी। अच्छा अच्छा, गोरखपुर शहर में। हाँ, चूँकि विधि व्यवसाय में मेरा इंटरेस्ट था, तो अच्छा। थोड़ा सा जो है गांव के माहौल से निकल करके न्यायालय तक आना, कोट पहनना और तमाम चीज़ें लोगों को जो है बिल्कुल इन सब चीज़ों से उभरने में समय लगेगा। पिताजी भी पिताजी ऐसा तो नहीं था कि पिताजी आपको कुछ और पढ़ाना चाहते थे और आपका इंटरेस्ट ला में था? पिताजी की मैं सबसे तेज तर्रार औलाद थी। अच्छा। आपको मैं बताऊं, मेरे पिताजी जो है हमेशा मुझे सिखाते रहते थे। अच्छा। कि इतना तेज नहीं होना चाहिए, थोड़ा दब के रहना चाहिए, थोड़ा सुनना चाहिए। अच्छा। सुनना चाहिए, ये चीज़ मेरे पिताजी मुझे हमेशा बताते रहते थे। ठीक है, बेटा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ जो है बोलना ही नहीं ज़रूरी होता है। लेकिन चूंकि आप विधि की पढ़ाई आपने किया तो विधि में जो है तो सुनना भी रहेगा, बोलना भी रहेगा, तो जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, दोनों ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है, बोलना सुनना तो जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी होता है, और लेकिन बाकी चीज़ें जो है, हम महिलाएं चूँकि 2 घर से बिलोंग करती हैं। और क्या? एक तो आपका जो मायका होता है, वहाँ जिन संस्कारों से आप बंधी रहती हैं, तो ससुराल में जाके दूसरा कुछ सिखाया जाता है। आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको ऐसे नहीं चलना। तो दोनों जगह का सीखते सीखते जो है एक नेचुरलिटी जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे मायके में कुछ भी नहीं सुनती थी, ससुराल में सब सुनना पड़ता है। सब सुनना पड़ता है। तो वो पिता की कई बात याद आती है। वो बातें जो है, देखिए, जिम्मेदारियों का जब बोझ बढ़ता है जी, तो विनम्रता आती है, और जब विनम्रता आती है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति चुप हो जाता है। लेकिन यह है कि एक श्रेष्ठ संस्कार जो मायके में मिलता है, उस श्रेष्ठ संस्कारों से आपका जीवन आपके ससुराल में संचालित बिल्कुल वही संचालित होता है। जो एक बार आपके अंदर संस्कार चले गए, उसको कोई हटा नहीं सकते। जब हम लोग बड़े होने लगे, जैसे 4 बहनें थे, 2-2.5 साल 3 साल का डिस्टेंस ऐसे था, तो बड़े होते हैं बच्चे तो एक साथ बड़े हो जाते हैं। जैसे छोटे रहते हैं तो छोटे लगते हैं, हाँ, लेकिन बड़े होते तो सबकी नज़र में लगता है कि बच्चे बड़े हो गए। तो पापा मेरे हमेशा मुझे बताते थे, मुझे क्या सभी को बताते हैं, हम चारों बहनों को, कि चूँकि कृषि करते थे तो बहुत धन था नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई जो है जितना किस्मत में लिखा रहता है उतना पढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि बेटा धन तो नहीं है, लेकिन संस्कार मेरा सबसे बड़ा धन है और उसमें कहीं हानि में बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो कुछ चीज़ें जो है वो जीवन काल के लिए हो जाती हैं कि महिला, देखिए, महिला परिवार की इज्जत होती है, जीवन का ये मूल मंत्र हम लोगों के है कि जहाँ कहीं भी हम लोग गए हैं, मतलब 4 बहनें 4 जगह गए, तो वहाँ हम लोगों ने नाम रोशन किया। अपने मोहल्ले में भी रहे तो मेरे मोहल्ले का भी नाम हमसे रोशन है कि कोई पूछ लेता है। या मैं जिस कोचिंग में पढ़ी, मैं बेला कोचिंग में BSc का मैं कोचिंग करती थी। अच्छा अच्छा। तो हमारे यहाँ के डायरेक्टर सर थे राजीव चतुर्वेदी जी, अब वो नहीं रहे, लेकिन वो हम लोगों पे गर्व महसूस करते थे। कहीं भी जाते थे तो एक बार जिक्र ज़रूर करते थे कि यहाँ उपाध्याय रहती हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अपने संस्कारों से ही व्यक्ति जो है बड़ा बनता है। इसलिए कहा जाता है ना कि आप जो है लंबाई में बड़ी हैं तो इसलिए आपको बड़ा आदमी नहीं कहा जाएगा। आप लंबाई में छोटी हों, लेकिन आपके अंदर श्रेष्ठ संस्कार हों, श्रेष्ठ योग्यता हो, और जो कार्य व्यवहार है आपका वो श्रेष्ठ हो, तो उससे जो व्यक्ति बड़ा होता है उसे बड़ा आदमी कहा जाता है। और ये चीज़ अगर आपके पिता ने आपको दिया है तो ये बहुत बड़ा धन है ना, ये अमूल्य निधि है, बहुत बड़ा। क्योंकि जीवन में सब कुछ कहा गया है ना, जैसे चाणक्य ने तो
एक जगह कहा है ना कि विद्यामित्रम प्रवासे च भार्या मित्रम गृहेषु च जी व्यायाधि तस्य औषधि मित्रम धर्मम मित्रम मृत्युस्य च, कि विद्या जो होती है वो विदेश में मित्र होती है जब कोई साथ नहीं देता है, तो जो आपका ज्ञान है, जो आपका हुनर है, वही आपका साथी होता है और उसी के सहारे आप सब कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भार्या मित्रम गृहेषु च, घर की मित्र स्त्री होती है। स्त्री पति और पत्नी में खून का नहीं रिश्ता होता है, संस्कारों का रिश्ता होता है, इसीलिए उसको जीवन साथी कहा गया है। जी बिल्कुल। वो जीवन मित्र होती है और मित्रवत संबंध जो है रक्त संबंध से भी बढ़ के होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। और व्यायाधि तस्य औषध मित्रम, अगर व्याधि हो गई, कोई रोग हो गया, तो औषध ही साथी होती है। एक गोली दर्द शुरू हो जाए तो जल्दी जल्दी लोग खोजने लगते हैं पैरासीटामॉल की गोली, कमिप्लान की गोली कि कहाँ है, जल्दी से जो है। तो वो जो है औषधि जो होती है वो किसी भी व्याधि की जो है वो मित्र होती है। बिना औषधि के आप व्याधि खत्म नहीं कर सकते हैं। और धर्मम मित्रम मृत्युस्य च, धर्मम मित्रम मृत्युस्य च, यानी जो श्रेष्ठ कार्य आपके होते हैं, श्रेष्ठ कार्य ही धर्म है। अब धर्म को हम सीमा रेखा में बांध देते हैं, ऐसा नहीं है। तो श्रेष्ठ कार्य जो है वही धर्म है और वही जाता है मृत्यु के समय। बाकी दुनिया की कोई भी वस्तु आपके साथ मृत्यु के समय नहीं जाती है। मृत्यु के साथ अगर कुछ जाता है तो आपका जो श्रेष्ठ कार्य है यानी धर्म जाता है। तो और वह धर्म जो है आपको अपने परिवार में ही जो है मिलता है, आपके माता पिता बताते हैं। तो बेहतर है कि आपको अच्छा संस्कार मिला। और महिला तो वैसे भी ये माना जाता है कि महिलाओं को, महिला चूँकि उसको हम प्रकृति की संज्ञा देते हैं, बिल्कुल, वह सर्वव्यापी सत्ता की प्रतिकृति मानी जाती है, तो उसलिए जो अमूल्य होता है उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। महिला शक्तिपुंज है लेकिन बहुत कोमल भी है। वो बहुत आसानी से, जैसे अगर कोई व्यक्ति उसे बहुत आसानी से चाहता है तो वो बहका भी देता है। तो इसलिए ये सारी जानकारी और सारी सीख जो है माता पिता ये बच्चियों को देते हैं, महिलाओं को देते हैं। और इसीलिए महिला सुरक्षा की चिंता समाज करता है, सरकार करती है, सारे लोग करते हैं, परिवार करता है, ठीक है ना। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, नहीं कमजोर इसलिए तो कि वो अमूल्य निधि है, कमजोर नहीं सही कह रहा है। यानी हम जैसे हम अगर आभूषण है, स्वर्ण आभूषण है, तो हम कितना बढ़िया से लाकर में रखते हैं, घर की तिजोरी में रखते हैं। तो वैसे ही महिला हमारी सम्मान है, हमारी सम्मान निधि है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम उसका सम्मान करें, और जब हम सम्मान करते हैं तो वही उसकी सुरक्षा है। बिल्कुल। अच्छा, आप जब कचहरी में आपका प्रवेश हुआ जी 2015 से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप नियमित वकालत व्यवसाय में आप आई, तो आपका जो वरिष्ठ अधिवक्ता, आपने किसको चयनित किया, जो है कौन थे आपके वरिष्ठ अधिवक्ता? जब मैं दीवानी कचहरी में शुरू में गई तो श्री राजेश खुल्लर जी मेरे सीनियर थे और बहुत अच्छे सीनियर थे। तो राजेश खुल्लर जी तो सिविल के प्रैक्टिशनर हैं? मैं भी सिविल का ही उनसे काम सीखती रही। अच्छा। और राजेश खुल्लर जी से मैंने जो गूढ़ बातें होती हैं न्यायालय परिसर में जाने के बाद, जैसे बच्चे आते हैं वो सोचते हैं कि मैं एडवोकेट हो गई, मुझे कुछ सीखना नहीं है। अभी ये ट्रेंड चल रहा है, बच्चे सीख नहीं पा रहे, लेकिन जो मूलभूत बातें होती हैं कि आपको यहाँ कैसे सरवाइव करना है, क्योंकि न्यायालय परिसर बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अधिवक्ता हैं वहाँ पे, और हर तरह के अधिवक्ता हैं। बिल्कुल। हर घर से आते हैं, कोई एक जैसा नहीं होता है। तो वहाँ की जो गूढ़ बातें हैं कि आपको यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है, जैसे इस माहौल में आप नई आई हैं, तो जैसे कचहरी में आने पे लोगों को लगता है कि जो आया वो घर परिवार सब छोड़ के आया। जब मैं गई तो मुझसे भी जो भी आता था, मैडम पति वती बच्चे, मतलब कि आप फैमिली से हैं, ऐसा तो नहीं कि आप सेपरेट हो गए। ये माना जाता है, तो एक उपधारणा, ऐसा ट्रेंड था कि फिर धीरे धीरे जो है, चूंकि मैं थोड़ा उसूलों पे चलने वाली हूँ, तो मैं कम बात करती थी, कम जवाब देती थी। मेरे सीनियर ने भी बताया उतनी ही बात किसी से करिए जितनी की अभी आपको ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इस चीज़ पे मैं चली और इसका मुझे बहुत लाभ मिला और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। यानी सीनियर का सानिध्य बहुत ज़रूरी है। आपको सरवाइव कैसे करना है ये तो सीनियर ही सिखाएगा। हर गुण वही सिखाता है ना। नहीं, जैसे उतने बड़े माहौल में आप गए, कागज पत्तर तो मान लीजिए वो सीखते सीखते इंसान सीखता है। हम सिविल की वकालत तुरंत नहीं सीख जाएंगे, उसमें बड़ा समय लगता है, हर रोज़ हर कोई सीखता है।
बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आपको वहाँ बैठना कैसे है, बात कितनी करनी है, किससे कैसे करना है, कोर्ट में कैसे प्रेजेंट होना है, कोर्ट को कैसे समझना है। मेरे सीनियर हमेशा कहते थे पहले आप कोर्ट को समझिए कि कोर्ट चाहती क्या है। आप कुछ भी बताएंगे तो कोर्ट नहीं सुनेगी, उसको समझिए कि वो चाहती क्या है, उतना ही आप सुनाइए। बिल्कुल। तो बहुत चीज़ें हमने उनसे सीखी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई, बहुत ही सिंसियर सीनियर। एक चीज़ तो मैं भूल ही गया आपसे पूछना, आप कचहरी में आई तो आप जो है दीवानी कचहरी बार एसोसिएशन में आप उसकी कार्यकारिणी में भी आप शामिल हो गए। जी जी। आप वर्तमान समय में आप उपाध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर की। तो कहाँ से इच्छा आपको जागृत हो गई कि हम प्रतिनिधित्व करूं जो है बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं का, कैसे क्या है? अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जैसे मैं बचपन से थोड़ा सा स्टार टाइप की हूँ। जैसे मैं स्कूल में पढ़ती थी, अच्छा। हमेशा मैं मॉनिटर रही, हमेशा अपनी क्लास में टॉप करती थी। अच्छा। हमेशा मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी, मतलब पूरा स्कूल मुझे आगे रहने की बिल्कुल हमेशा एम्बिशियस कि हमेशा सबसे आगे रहना है। बिल्कुल। तो पूरे स्कूल में सारी टीचर्स मुझे जानती थी और वो अभी भी मुझे देखती हैं, बाय नेम मुझे पहचान लेती हैं। समय बहुत पुराना हो गया। तो फिर जब मैं कोर्ट में आई तो लोगों ने कहा कि मैडम आप नहीं चुनाव लड़ती हैं, आप नहीं चुनाव लड़ती। ये भावना दबी हुई थी। जैसे कोई चीज़ होता है ना, हनुमान जी को कहा कि क्या चुप साध रहे बलवाना। तो कुछ चीज़ें होती है वो दबी रहती हैं, तो मेरे अंदर भी दबी थी। फिर मुझे लगता था कि कैसे जो है मैं सबको प्रणाम बोलूँगी कि सर वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा। फिर मैंने अपने ऊपर पावर जो है अपना जगाया कि मुझे वोट मांगना है और सबसे मिलना है। एक बार कर देते हैं काम। तो मैंने पर्चा दाखिला अपना कर दिया। लेकिन उस समय मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई। मेरे बच्चे का हाथ टूट गया, गिर गया वो। अच्छा। तो हाथ टूट गया और चुनाव के 3 दिन पहले मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही। पूरा ऑपरेशन हुआ। तो बच्चे ने भी बड़ा मुझे जो है सपोर्ट किया कि माँ तुमने इतनी मेहनत की तो तुम चुनाव लड़ने जाओ। मैंने तो पूरा मन बना लिया कि अब ना हो पाएगा। तो बच्चे का दर्द और माँ को तो आप समझ ही सकते हैं उस समय क्या। बिल्कुल। लेकिन मैं चुनाव लड़ी और लोगों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, मुझे पूरा आशीर्वाद मिला बड़ों का और मैं भारी मतों से विजयी बनी। कार्यकारिणी में एक पदाधिकारी के रूप में जो आपका कार्यकाल है जी, उसमें जो आपकी इच्छा रही होगी कि हम अगर चुनाव जीत के जाएंगे तो हम विशेष तौर से जो महिला अधिवक्ता हैं उनके लिए कुछ करेंगे जी, तो उसमें आप कितनी सफल हो पाए हैं, क्या कहेंगे? जी मैं तो ये कहूँगी कि अभी मैं बिल्कुल सफल नहीं हो पाई हूँ। मैं उपाध्यक्ष पद पे रही। मैंने अपनी कार्यकारिणी को तमाम चीज़ें बताई कि महिलाओं को किन किन चीज़ों की परेशानियाँ, जैसे हमारे यहाँ प्रसाधन केंद्र, वॉशरूम की बड़ी शॉर्टेज है। हर रोज़ संख्या बढ़ रही है, हर साल महिलाएं आ रही हैं। बहुत तेज़ी से इस समय महिलाओं की संख्या बढ़ी हमारी दीवानी कचहरी में। हमने कई बार कहा अपने यहाँ, लेकिन अभी कुछ हो नहीं पाया इस पर। मतलब इस पर और कार्य करने की जरूरत है। और कार्य करने की ज़रूरत है। और दूसरा है कि गेम, हमारे यहाँ क्रिकेट होता है पुरुषों के लिए, तो मैंने महिलाओं के लिए बैडमिंटन के लिए वहाँ पे कहा कि जैसे महिलाएं हैं तो क्रिकेट कम खेलती हैं महिलाएं, क्योंकि क्रिकेट लड़कों का एक गेम माना जाता है। तो कुछ लड़कियां हैं जो खेलती हैं, लेकिन मैक्सिमम महिलाएं जो है वो बैडमिंटन खेलना चाहती हैं। अच्छा। तो इसके लिए मैंने पहल की। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है सिविल की वकालत आपने सीखा जो है राजेश खुल्लर साहब के साथ रह करके, तो अब तो आप इस समय आप स्वतंत्र रूप से आप बैठ रहे हैं। जी जी। अब तो आप किसी सीनियर के सानिध्य में। बीच की एक बात मेरी छूट गई, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। बिल्कुल। कि जब मैं राजेश खुल्लर सर के साथ बैठती थी तो बीच में मैं थोड़ा सा लीव ली थी। 2 साल का, और कोरोना काल भी आ गया था, तो मैं उनको छोड़ी। तो मेरे एक और सीनियर बने जितेंद्र कुमार गौड़ जी। अच्छा। वो नगर निगम के अधिवक्ता भी हैं। मैंने उनके साथ बहुत मेहनत किया। मेहनत का मतलब मैंने बहुत जी जान लगा के काम सीखा उनके साथ। अच्छा। कि जैसे कोर्ट जाती थी तो फिर सिर्फ काम पे फोकस होता था, और वो थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं भी, डांट के जो है सीधा किए रहते थे, ऐसे करो वैसे करो ये करो। तो बहुत सहयोग मिला उनका। और नगर निगम का काम सीखने का? नहीं, नगर निगम का काम तो मैं नहीं सीखी उनसे। वो नगर निगम के जो, लेकिन सिविल चूँकि वो भी करते थे। अच्छा। तो यानी राजेश खुल्लर जी के बाद आप जितेंद्र कुमार गौड़ जी के साथ आपने कुछ दिन उनका बड़ा सपोर्ट मिला मुझे चुनाव में भी, और जो एक आत्मबल होता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, अपना कर्म करो। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। महिलाओं को अगर इतना सपोर्ट मिलता है, सिर्फ वाणी से अगर कोई वरिष्ठ या कोई श्रेष्ठ जन अगर इस तरह की बात कहता है तो बड़ी ऊर्जा उसे मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है। तो आप इस समय स्वतंत्र वकालत कर रही हैं आप, तो अब आपका क्षेत्र क्या है? सिविल ही है? मैं फैमिली मैटर्स मैक्सिमम देखती हूँ।
अच्छा, सिविल भी देखती हूँ, लेकिन फैमिली मैटर्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। महिलाएं मिलती भी ज़्यादा है मुझसे, क्योंकि उनको लगता है कि पदाधिकारी, जैसे थोड़ा सा हाईलाइट भी हुआ पदाधिकारी की वजह से मैक्सिमम महिलाएं मिलने आती हैं, कि तो उनकी तकलीफ़ों को जो है बिल्कुल उनके बिल्कुल। हिसाब तो से महिला जो है, जिसे पारिवारिक मैटर जी बहुत सारे न्यायालयों में बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और सरकार और न्यायालय इनका प्रयास ये होता है कि बातचीत से मामले को जो है मुकदमा निपटा दिया न होने पाए, जी। उसके पहले ही जो है एक बेहतर मेडिएशन करके अपने स्वयं जो है जी। उनकी समस्याओं को ख़त्म किया जाए। तो इसमें आप की जो भूमिका है वो क्या है, क्या करती हैं आप? इसमें मैं पहले तो अलग अलग दोनों में पार्टी से बात करती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि इनके बीच की जड़ समझ में आए कि विवाद शुरू कहाँ से हुआ है। तो उस पॉइंट पे डिस्कस करके इन लोग को आपस में बैठा के मैं खुद पहले बात कराना चाहती हूँ कि आप कहीं चाय पीने जाइए, कहीं बात करिए। प्रॉब्लम समझ में आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ें अगर जुड़ने लायक है तो फैमिली जुड़ जाए, क्योंकि अलग होने के बाद कोई सुखी नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि कोई दूसरी शादी करेगा, कहीं और जाएगा, तो क्या गारंटी है कि आपको दूसरा कोई अच्छा मिलेगा। आप जो मिला है उसके साथ अपना बैलेंस बनाइए आपस में। तो हम लोग जो है चाहते हैं कि न्यायालय में मुकदमे का निपटारा कराने से अच्छा है कि मीडिएशन में जाके फाइलें जो है वहीं पे समाप्त हो जाए, वहीं पे स्वयं का मीडिएशन आप अपने मैं तथ्य पर स्वयं बुला अपने कर तथ्य पर ही कराते हैं। वही तो मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल, मीडिएशन बिल्कुल। जो है तथ्य पे करा करके आपस में बातचीत करके उस पॉइंट को हम लोग पकड़ते हैं कहाँ से दिक्कत शुरू हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसे मुकदमा दाखिले के समय बड़े रिश्तेदार आते हैं बहुत। हाँ, कि मामा आए, चाचा आए, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, तो हम लोग बताते हैं कि बस ये दाखिला ही कराएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दाखिले के बाद कोई नहीं आएगा समझने। तो पहले तो आप इस चीज़ को समझना होगा कि जो आपको जो एनर्जेटिक बना रहे हैं कि आप मुकदमा कर दो, मुकदमा कर दो, तो वो चीज़ें सही नहीं है। पहले इसको समझना चाहिए कि मुकदमा करने से लाभ है कि नहीं है। तो अधिकांशतः किस तरह के मामले आते हैं? अच्छा, मेंटेनेंस के भी आते हैं, डाइवोर्स के, लेकिन इस समय डाइवोर्स के मामले ज़्यादा बढ़े हैं। अच्छा, तो क्या है डाइवोर्स की प्रक्रिया? से मान लीजिए अगर किसी की शादी हुई और तत्काल वो चाहता है डाइवोर्स लेना, तो कैसे लेगा जो है? अगर तुरंत अगर उसको डाइवोर्स देखिए, लेना है, अगर दोनों पार्टी तैयार है, जैसे पति पत्नी दोनों चाहते हैं कि हमको साथ नहीं रहना है, अच्छा, तो यह प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाती है कि आइए आप जो है आपस में बातचीत करके मुकदमा दाखिल हो जाता है। म्यूचुअल कंसेंट से उनका डिवोर्स जो है कोर्ट अच्छा। भी, चूँकि दोनों पार्टी रहती है, उनके बीच में क्या कमियां, कोर्ट भी समझती के साथ नहीं रह सकते हैं, तो उस पर 6 महीने के अंदर जो है उसको निस्तारण अच्छा। हो जाता है। लेकिन अगर एक पार्टी का मुकदमा दाखिल होता है तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है कोर्ट को ये संतुष्ट कराने में कि जो है इनको दिक्कत है, अगले के साथ ही नहीं रह सकती हैं, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है। वहाँ समय भी लगता है। समय भी लगता है, लंबा समय लगता है, क्योंकि फैमिली कोर्ट में इतने ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग हो रहे हैं कि तारीखें लंबी पड़ती हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। जब तारीखें लंबी पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि निस्तारण में भी ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। तो आप एक महिला अधिवक्ता हैं, तो आप अपने स्तर से व्यक्तिगत प्रयास करके इस तरह की कोई जागरूकता कि महिलाओं को आप जागरूक करें कि जो है परिवार में वो किस तरह से अपना सामंजस्य बनाए, किस तरह से परिवार में छोटी छोटी बात को लेकर के उसे विवाद न बनाए, तो इस तरह से कभी आप प्रयास अपने आसपास अगर चलिए, होगा? आप बहुत अच्छा प्रश्न की है अभी। मैं थोड़ा सा सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं सामाजिक कार्य भी करती हूँ। कहीं भी छोटी मोटी गोष्ठी होती है या कहीं बुलाया जाता है मुझे, तो मैं वहाँ जाती हूँ और लोगों को लगता है कि वकील साहब में तो तमाम लोग अपनी दिक्कतें बताने चले आते हैं, बताने चले, मैडम हमारे साथ ये दिक्कत है, मैडम आपसे ये बात करनी है। तो मैं उनको समय देती हूँ और जितनी भी उनकी मुश्किलें होती हैं, अगर पारिवारिक मुश्किलें हैं, तो मैं बात से ही उनको जो है चाहती हूँ कि संतुष्ट हो जाए। मतलब उनको आप जागरूक करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको सभी चीज़ें समझाती हूँ कि इस तरह से ऐसे न्यायालय का जो है प्रोसीजर लंबा है, आइए बैठिए, बातचीत करके जो सॉल्व हो जाए सबसे अच्छा है कि न्यायालय तक ना दौड़ना पड़े। बहुत सही है। दीप्ति जी, जैसे चूँकि आप पदाधिकारी हैं, इस समय बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की उपाध्यक्ष हैं जी, तो जो कार्यकारिणी में का जो दायित्व है, भाई जिस न्यायालय की बार एसोसिएशन है जी, उस न्यायालय में अधिवक्ता हितों के लिए वो कार्य करती है, तो आपको क्या लगता है कि अधिवक्ता हितों के लिए जो बार एसोसिएशंस हैं ये प्रभावी कदम उठाते हैं, बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं, या कुछ और इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे आप?
नहीं, काम तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और सुधार की ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि सबसे पहले यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है एडवोकेट्स की, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे हर बच्चे अलग अलग पारिवारिक माहौल से आते हैं। ये तो मेरा एक सवाल अभी जो है स्टेट लेवल पर जो है, मैं खुद इसका जो है सारे लोगों से इस पर एक सवाल करता हूँ। तो वही सवाल मैं कर लेता हूँ कि जैसे बार काउंसिल स्तर की जब बात होती है तो बार काउंसिल में 25 सदस्य चुन के जाते हैं जी। और ये बहुत पहले से 1960-61 से ये सारी व्यवस्था है, जब एडवोकेट एक्ट बना तभी से। उस समय अधिवक्ताओं की संख्या कम थी। आज जो है 75 जिले हो गए हैं, अधिवक्ताओं की संख्या भी लगभग 4 लाख पहुंचने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक जिले से एक सदस्य निर्वाचित हो। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ जो आपने कहा है कि फीस वाला, जब एक नया लड़का वकालत की पढ़ाई करके कचहरी में आता है तो बार काउंसिल में उसे जो पंजीकरण कराना होता है उसके लिए बहुत भारी भरकम फीस है। वो 10-5 हज़ार नहीं है, वह 20-25 हज़ार के लगभग आसपास है। तो तब उसे ये लगता है कि मैं तो जो है 12,000 में पूरी ला की डिग्री लेके आ गया। 4,000 रुपया फीस आज भी विश्वविद्यालय की है और 3 साल में वो 12 से 15,000 रुपये में ला की डिग्री लेके चला आता है। और जब कचहरी में आता है तब उसे लगता है कि अरे तो 25,000 हमको 20,000 देना है, तो कैसे वो एक मुश्त जो है व्यवस्था नहीं कर पाता। हर जिले से जो है एक कैंडिडेट का चयन होना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर जिले की बात वहाँ तक पहुँचेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा रही फीस वाली बात। अब फीस पे देखिए, तमाम बच्चे ऐसे हैं जो लॉ ग्रेजुएट हो गए हैं, कचहरी आ गए हैं। उन्हें लगता है कि मैं यहाँ काम करके पैसे अर्न कर लूँगा और जा कर के रजिस्टर्ड हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ही मिनिमम जो है पैसा मिलता है जूनियरशिप का। बिल्कुल बिल्कुल। इसी स्थिति में ज़रूरत है कि जो है या तो कम किया जाए, या तो निःशुल्क किया जाए, या तो निःशुल्क किया जाए, या तो जो है उसको बहुत नॉमिनल हो जाए कि बच्चे अगर पढ़ लिए हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लें। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अभी भी इतने बच्चे पढ़ के आ गए हैं, बेचारे घूमते रहते हैं, ना कोट पहन पा रहे हैं, ना बैंड लगा पा रहे हैं। जब तक रजिस्टर्ड नहीं होंगे, और रूल नए नए आते रहते हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं वो कचहरी परिसर में नहीं दिखना चाहिए। हाँ, उसको वो बच्चे कहाँ जाए, वो बच्चे कहाँ जाए आखिर? उनकी भी तो जो है मनोदशा कोई समझने वाला चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 20-22 हज़ार रुपये जिनके पापा खेती करते हैं या कोई कैसे भी जुटा करके पढ़ा देता है कि चलो हमारा बच्चा वकील बन जाएगा। बिल्कुल। तो उनको लगता है वकील ही एक ऐसा पेशा है जिसमें तुरंत से कमाई शुरू हो जाएगी। हाँ, ये प्रोफेशनल जॉब है। सबसे जैसे बीएड कर लिए तो अभी एग्ज़ाम देंगे, फिर पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन वकालत पढ़ लिए तो कचहरी तो है ही अपनी। ये मान लिया जाता है कि कचहरी जाने के बाद उसको पैसा कचहरी मिलता तो है ही अपनी। जो बच्चे छोटे रहते हैं तो अपने पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स एडवोकेट्स होते हैं, तो उनको यही लगता है कि कोर्ट जाना है, वहाँ से पैसे भर के लाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी मानसिकता होती है कि एडवोकेट हुए तो फिर जो है अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अच्छा, आप भी बड़ा तो बच्चे कितने हैं? बच्चों पर तो हम लोग सवाल किए जी, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक बच्चा मेरा क्लास 5th में पढ़ता है और एक बच्चा मेरा क्लास 2nd में पढ़ता है। अच्छा अच्छा। तो बच्चों का पालन पोषण और फिर कचहरी, जी, बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जो माँ के सिवा कोई और नहीं दे सकता है। संस्कार और शिक्षा दोनों, संस्कार और शिक्षा जो है वो माँ ही बच्चों में जो है शुरू से डाल सकती है। तो ये बहुत बड़ा जो है स्ट्रगल होता है, दायित्व है, स्ट्रगल भी है कि आप सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हो। सुबह से बच्चे को भेजो, पति को भेजो, खुद जाओ, फिर उनका पढ़ाना लिखाना, ट्यूशन, सारी चीज़ें जिम्मेदारी उठाना और अच्छी चीज़ें भी सिखाना। तो बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं और रामायण वगैरह भी जो है पढ़ते रहते हैं और बहुत सी चीज़ों में कंठस्थ हैं। बड़ा अच्छा जो है, तो अच्छा संस्कार है जो है, अगर अभी से है। जैसे माँ तो नहीं पढ़ पाती है, लेकिन बच्चे जो है पढ़ लेते हैं। स्कूल से आते थे 1 घंटा थोड़ा समय निकाल करके जो है। तो आपका शौक क्या रहा है बचपन में? जैसे आपने कहा कि हम हमेशा आगे की पंक्ति में हमेशा रहते थे, तो शौक कौन कौन सा था आपका? मैं बैडमिंटन खेलती थी। अच्छा। लेकिन जब मैं खेलती थी तो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अच्छा, उस समय ये कहा जाता, उस समय का ये स्लोगन आज भी कहा ही जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन। अब तो जो खेल रहा है खेले तो खेले, पढ़े तो पढ़े। मतलब खेल है, लेकिन
पढ़ के खेला है? डिवोशन तो चाहिए ही। तो हम लोग जो है, चूंकि मैं पहले वो जो कहावत थी वो बिना पढ़े जो खेलते थे उनके लिए थे। तो मैं जो है बैडमिंटन खेलती थी, शौक भी था, अच्छा खेलती थी। अच्छा, आज भी वो शौक है आपका? अभी भी शौक है, अभी बच्चों के साथ तो खेल ही लेती हूँ, अच्छा खेल लेती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाई उसमें। और पिक्चर वगैरह कुछ? मूवी तो मैं देखती हूँ। अच्छा, अभी भी देखती हूँ। अभी आपने कौन सी मूवी घर पे नहीं देखती हूँ, लेकिन अच्छा पिक्चर हॉल में देखते हैं। घर पे टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है। घर पे मैं सोचती हूँ कि अपना अभी तो 12 फेल IPS के 12 फेल देख चुकी, मैं महारानी देख चुकी। अच्छा IPS देख चुकी। अच्छा, तो मूवी जो है देखती रहती हूँ। मूवी देखने से ये होता है ना कि थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़ती है आपकी। और क्या, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो हर जो मूवी देखता है तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो है उसमें फैशन देखते हैं, कुछ लोग उसमें जो है उसका पॉलिटिकल व्यू देखते हैं। हाँ, वो तो अपने हिसाब से लोग चुन लेते हैं कि मुझे क्या देखना है। और कविता, कहानी, गीत, ये सब मैं मिमिक्री करती थी, थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था, बट अब छोड़ दिया। अच्छा। मैं हर किसी की मिमिक्री करती थी, और मैं कोई भी बोल के चला जाए अच्छा। तो मैं पर्दे के पीछे से बोल दूं तो कोई समझ नहीं पाएगा कि कौन बोल के गया है। अच्छा, ये बचपन का मेरा बहुत बड़ा टैलेंट था। तो किसकी जो है मिमिक्री आपकी जो है बचपन में सबसे ज्यादा जो आज भी हंसाती है वो मिमिक्री? अब मैं सब भूल चुकी हूँ, इसलिए अच्छा। इसलिए अपने टीचर उचर का कभी? अरे टीचर का तो मैं बहुत ज्यादा, तो टीचर की इसलिए मैं लाडली हुआ करती थी। अच्छा। कि सभी टीचर मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मेरे पिताजी हमेशा एक कहानी सुनाते थे। हम लोग मोहल्ले में किसी के घर नहीं जाते थे। अच्छा। जैसे सभी लोग चाहते थे कभी ये लोग आते हैं हमारे घर भी, कभी ये लोग भी हमारे घर आते हैं। अच्छा। तो लोग इन्विटेशन देते थे। चूँकि हम लोग यहाँ पे कोचिंग पढ़ाते थे, बहुत अच्छी कोचिंग चलती थी, 20 से 30 बच्चे उसमें पढ़ते थे। अच्छा, आप कोचिंग पढ़ाते थे? हम नहीं, हम तीनों बहनें पढ़ाते थे। अच्छा, तीनों मिलके। क्योंकि सबका अलग अलग ट्रेंड था। वो मैथ से थी, मैं बायो से थी, छोटी बहन कॉमर्स की थी। तो अच्छा, मतलब आर्थिक स्वावलंबन आप लोगों ने अपने शुरुआती जीवन में। जब शादियां शुरू हुई तो कोचिंग भी टूट गई, मतलब अकेले कौन चलाए। बिल्कुल। तो हम लोग कहीं जाते नहीं थे। तो गांव पे भी एक बार पापा ले गए गांव पे हम लोग को। तो उनके यहाँ कथा है, चली जाना। हम के पापा मैं तो ना जाऊंगी। तो एक जनी रहले, अब मैं पापा की लैंग्वेज में सुना रही, एक जनी रहले। तो जब उनके पास केहू न्योता जाए तो अपन जूता भेजवा दें, केहू घरे न्योता जाए तो अपन जूता भेजवा दें। वो मर गई। अब गांव भर में सूचना हो गई, करे फलाने मर गए फला। तो उनके द्वारे सबकर जूता रखा गई। अच्छा। तो ए नाते जे न्योता दे उसके यहाँ जा इज्जत देला, तब तुके याद करला। बिल्कुल। तो वाकई ये बड़ी अब समझ में आती है कि अगर आपको कोई इनविटेशन देता है, कोई अपने आप बुलाता है, कोई समय देता है, तो उसके दिल में आपके लिए जगह है, सम्मान है। वरना किसके पास समय, कौन किसको बुलाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बचपन की कोई कविता वगैरह आपको याद है? हाँ, तो पढ़ती मुझे अभी भी याद है। उठो लाल अब आंखें खोलो। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक कविता बहुत प्रचलित थी कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले हैं उसके ऊपर भाव है। मुझे दूसरा याद है, मैं सुनाती हूँ थोड़ा सा। उसको अपने व्यू से सोचिएगा। गधा एक था चरता वन में, बड़ा कपट था उसके मन में, कहीं सिंह का चमड़ा पाया, उसने उससे रूप बनाया। सबको डर दिखलाता था वह, सबके मज़े उड़ाता था वह, चढ़ जाता था सबके खेत, सब डरते थे उसको देख। रात एक उजियाली आई, खूब गधे के मन को भाई, चरने लगा खेत में जाकर, रखवाले सब भागे डरकर। गधा कहीं कोई चिल्लाया, इसने भी फिर सर उठाया, लगा रेखने सर ऊपर कर, ये रखवाले तब भागे डर। वो मतलब अंत में मैं उसका कंक्लूजन बता देती हूँ कि जो है कोई किसी का रूप बना करके जो है बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है। एक समय ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं से उसका भेद खुल ही जाता है। बिल्कुल। मतलब कुल मिलाकर के जो आपका वास्तविक चरित्र है वो कभी ना वो सामने आ ही जाएगा। आप कितना भी अपना रूप बदल लो। फिल्म का कोई गीत जो आपको ना मैं तो गाना बिल्कुल नहीं गाती। शुरू से मैं गाने कम सुनती रही हूँ। और बहुत संदेश होता है ना, जैसे गानों में कोई गाना जैसे कि जिसके घर में अमीरी का सजर होता है, उसका हर ऐब जमाने का हुनर होता है। ये गीत है, फिल्म का ही गीत है। तो वो लाइनें जो हैं वो बहुत ही मार्मिक और बड़ा ही दार्शनिक होती हैं। लेकिन यह है कि इन सब चीज़ों से जो है ना मन और मस्तिष्क जो है वो आनंदित रहता है। ये सब चीज़ें जो है बहुत ही आवश्यक होती हैं। रहे ना रहे, हम महकते रहेंगे। तो ये इस लाइन में बहुत ही गूढ़
बिल्कुल बिल्कुल सब है छुपा हुआ है। जो कुछ भी मैंने किया या जिस हिसाब से लोगों को या लड़कियों को, बहुत सी लड़कियां बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई मुझसे। इस समय चुनाव में मुझे लगता है कि बहुत सारी कैंडिडेट्स बच्चियां आ गई हैं और रोज़ मेरे पास फ़ोन आता है, दीदी कैसे क्या करना है, किससे मिलना है, क्या कहना है, कैसे कहूँ, कैसे अपना जो है पैम्पलेट छपवा लूँ। तो उनको लगता है ना कि दीदी जो है नहीं है मार्गदर्शन जो है, हाँ, जिस क्षेत्र में आदमी काम कर चुका होता है जी, उस क्षेत्र में वो मार्गदर्शक की भूमिका नई निभाने नई लगता लड़कियां है। जो है बहुत इंस्पायर हैं, इसलिए जो सभी लड़कियां चुनाव के मैदान में इस समय बिगुल बजा देना चाहती हैं। चलिए बहुत अच्छा है, कम से कम आप महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने, उनका मार्गदर्शन करें। तो ये एक समय था जब कचहरी में महिला अधिवक्ताओं की संख्या बिल्कुल 0 थी, 1 या 2 थी, जी, वो आती नहीं थी, अगर साहस भी करती थी तो कोई संख्या नहीं होती थी। तो आप लोगों ने कम से कम इस लायक तो बना दिया माहौल कि अब महिलाएं धड़ल्ले से कचहरी में आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देख करके ही लोग प्रेरित होते हैं। हाँ, पहले की चीज़ें अब नहीं रही कचहरी में। भाई आप भी जब कचहरी में आई तो ऐसा नहीं था कि महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, नहीं, मैं आई थी तो संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज जो है वो संख्या बहुत है। बिल्कुल। तो ये निरंतर प्रगति हो रही है। यही अपने आप में जब घर से बाहर निकलती है महिला तो वो अपना काम तो करती ही है और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है, बिल्कुल। और महिलाओं का एक अच्छा सा जो है एक वातावरण बनता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी क्षेत्र में महिलाएं धड़ल्ले से काम करते हैं। अभी इस बार जो है 26 जनवरी में हमारे यहाँ सेलिब्रेशन था जब, तो मैंने महिलाओं के लिए एक संदेश दिया, क्योंकि महिलाएं बार में कोई भी प्रोग्राम जब होता है तो आने से कतराती हैं। मेरा ये उनसे कहना था कि कभी भी प्रोग्राम हो तो वो वहाँ पे ज़रूर जाएं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। मैं भी पहले नहीं जाती थी, लेकिन फिर बाद में मेरे हमारे यहाँ वो सुरेश शुक्ला जी थे, तो वो मेरे बड़े पिताजी कमिश्नरी में, सूरज शुक्ला जी जो एक्सपायर किए हैं, हाँ, तो मेरे बड़े पिताजी कमिश्नरी में एडवोकेट थे, श्री ओम प्रकाश उपाध्याय जी सर जी, अब नहीं रहे, तो उनके वो मित्र रहे थे। अच्छा। तो जब मैं बड़ी छोटी थी तो यहाँ लोग आते रहे होंगे, लेकिन तब तो दूसरी बात थी, अब नहीं कोई पहचानता है। तो कहे कि तुम आती नहीं हो, यहाँ आती रहा करो। तो परिचय के बाद उन्होंने कहा आती नहीं हो, बार में आती रहा करो, बहुत कुछ सीखोगी यहाँ से। बिल्कुल, मुझे लगा कि उनकी बात काफ़ी सही थी। नहीं है वो तभी आप जैसे कचहरी में अगर आप गई हैं और अगर आप मान लीजिए पदाधिकारी हैं तो आप उस मीटिंग में तो आपको जाना ही जाना है, कार्यक्रम अगर कोई हो रहा है तो उसमें आपको जाना ही जाना है। चलिए बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जीवन वृत्त के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दिया, विधि के बारे में भी आपने जानकारी दिया, और तमाम सारी उत्साहजनक बातें आपने किया महिलाओं के लिए। प्रेरणा स्रोत के रूप में आपने जो भी बातें आप कही हैं वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में वो सारी बातें कार्य करेंगी। तो मैं आपके लिए एक उत्साहवर्धन कुछ पंक्तियां मैं कह दूं। बिल्कुल। कि सूरज से लेकर ज्योति, चांद से लेकर सुघराई तन की, हिमगिर से लेकर स्वाभिमान, सागर से गहराई मन की, लेकर मारुत से गति अबाध, धरती से लेकर धीरज संबल, विधि ने तुझको ही सौंप दिया अपनी रचना का पुण्य सकल। तो बहुत बढ़िया। यह जो है इन पंक्तियों से मैं आपका उत्साहवर्धन करने का प्रयास किया हूँ। आपने अपना अमूल्य समय दिया और आपने हमसे बात किया, हमारे दर्शकों के लिए बेहतर आपने बातें बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।